पीछे अमेंडमेंट्स में आ जाओ, रिटर्न चैप्टर के बाद दे रखी होंगी सारी इकट्ठी अमेंडमेंट्स, रिटर्न चैप्टर के बाद दे रखी होंगी, रिटर्न चैप्टर के बाद नहीं है। हाँ, तो रिटर्न के बाद देखो क्या दे रखा है अपनी बुक के अंदर, ये रहा बेटे, ये रहा। इसमें मैंने वो तो करा दिया था ना, सैलरी वाला। अदर सोर्सेज हो गया, अच्छा अदर सोर्सेज हो गया। इसके बाद अपने करना है ये 194 आर। ओहो, ये है बढ़िया सेक्शन जो आया था एग्जाम में, और बहुत ही फनी सेक्शन भी है। एग्जाम में तो बहुत सिंपल सा आया था यार, बट अपन तो अब अच्छे से करेंगे ना। तो पहले तो भाई इसने जो है फालतू की बातें लिखी हैं यहाँ पे, जिसको करने की जरूरत नहीं है। पहले तो यही एक्सप्लेन किया इसको, 20,000 रुपए वगैरह वगैरह इस तरह से। हाँ जी बेटे, हाँ, कि मैंने जानबूझ के सीधा जो है क्या कहते हैं वही जो काम की चीज है वही डाली है ना। ये पहले तो एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई खास बात नहीं है। तो सीधा यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विजिट नीड्स टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर दिस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि देखो बच्चे, पहले तो मैं याद दिलाता हूं 194 आर था क्या। तो 194 आर था क्या? वो ये था, मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था सिप्ला कंपनी है, और सिप्ला कंपनी, वेरी गुड में, हाँ यश। तो यहां पर जो है डॉक्टर था, मान लो यश, डॉक्टर यश, ठीक है। तो डॉक्टर यश को बोला सिप्ला कंपनी ने कि भाई साहब अगर आप जो है दवाई रेफर कर दोगे, हम आपको घूमने भेजेंगे। तो वो खुश हो गया, कहता ठीक है, कोई मर्जी बीमारी आए मैं तो यही दवाई दूंगा। तो ऐसा डॉक्टर था। तो मतलब इस तरह के जो है बेनिफिट मिलते हैं। तो मान लो इनको घूमने भेजा जा रहा है सिंगापुर के अंदर, तो 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो 1 लाख का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इस 1 लाख के बेनिफिट के ऊपर 10% का क्या काटना था? टीडीएस। ये इंश्योर करना था सिप्ला कंपनी को बिफोर गिविंग द बेनिफिट, कि ये 10,000 रुपए का जो टीडीएस है वो कट हो जाना चाहिए। अब बात आती है कट होगा कैसे? ये 1 लाख का तो बेनिफिट है, इसमें से कैसे काटोगे? क्या सिंगापुर के बीच बीच में छोड़ दोगे बेचारे को, आगे तक नहीं लेके जाओगे? तो लेके तो पूरा जाएंगे। तो या तो इससे 10,000 रुपए मंगवा लेंगे, बोलेंगे बेटे पहले 10,000 रुपए ला, फिर तेरे को बेनिफिट मिलेगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या कहो, दूसरा ऑप्शन है कि इसको बोलो कि यस जी आप पहले एडवांस टैक्स भर के आओ गवर्नमेंट को 10,000 रुपए, ठीक है, वो एडवांस टैक्स उसको जमा करा देना, और अगर आप जमा करा दोगे तो हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा, हाँ, अपनी जेब से भर दो, तो इसको ग्रोस अप करके फिर आप ज्यादा टीडीएस काट लो। ठीक है, तो ये सारे तरीके अवेलेबल हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब आगे की बात सुनते हैं। आगे की बात ये है कि ये पहला क्वेश्चन ये बोलता है, क्या सिप्ला कंपनी इंश्योर करे कि ये जो इनकम है यश जी को टैक्सेबल है? नहीं, आंसर इज नो। सिप्ला कंपनी कैसे इंश्योर करेगी यार? सिप्ला कंपनी हर एक बंदे से पूछती रहेगी कि भाई तेरे को ये टैक्सेबल है या नहीं है? सिप्ला कंपनी थोड़ी ना पूछेगी। सिप्ला कंपनी को क्या लेना देना ये अपना रिटर्न भरता है नहीं भरता, इसको टैक्सेबल है या नहीं है, क्या लेना देना है? सिप्ला कंपनी तो बस ये देखेगी, हाँ मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है ना इस चीज से, मैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ये अपना बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मैं टीडीएस काटूंगा। सिप्ला कंपनी को बस अपना देखना है कि मेरे बिजनेस के अंदर ये बेनिफिट दिया जा रहा है और इससे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये जो है बेनिफिट क्या कहते हैं अपना, मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां हमने जो है बिजनेस देखना है किसका? सिप्ला कंपनी का, ना कि डॉक्टर का। डॉक्टर के एंगल से थोड़ी ना सोचना है। टीडीएस काटने वाला जो है डिडक्टर, वो अपने एंगल से सोचेगा ना, कि गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया है कि अगर आप बिजनेस में किसी को कोई पेमेंट करते हो, कोई बेनिफिट देते हो, कोई परक्विजिट देते हो, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। हमें ये थोड़ी ना देखना है कि हाँ यश जी को जब बेनिफिट मिलेगा तो यश जी बताएंगे कि इसको टैक्सेबल है नहीं, तब टीडीएस काटना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है जी। हाँ बेटे, मेरी भी इनकम कम है फिर भी तो पारस वालों ने टीडीएस काटा होगा। तो कभी भी ये थोड़ी ना होता है कि भाई हम ये देखते हैं कि रेसिपिएंट की इनकम कितनी है। ऐसा तो जिसको पेमेंट करोगे पहले पूछते ही रह जाओगे, सारे ही बोलेंगे मेरी इनकम तो 5 लाख से कम है। गवर्नमेंट तो फिर ऐसे ही बैठी रहेगी। हाँ, तो गवर्नमेंट ने टीडीएस बनाया इसीलिए ताकि तुम्हारी असली इनकम गवर्नमेंट के सामने आए। तुम तो कह ही दोगे मेरी इनकम 5 लाख से कम है, मानोगे नहीं तुम तो गवर्नमेंट चाहती है पहले तुम्हारी इनकम गवर्नमेंट के सामने आए, फिर तुम अपनी रिटर्न भरना, रिटर्न रिटर्न चाहे कम की भर दो, रिफंड ले लेना।
ठीक है। तो यहां गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आपको बिल्कुल भी नो, नो का मतलब नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द अमाउंट ऑफ बेनिफिट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट और नॉट। कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि 28 सेक्शन में टैक्सेबल हो, क्या आपका किसी और सेक्शन में टैक्सेबल हो जाए। आपको तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। नो फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ चेक, तो पहला मैंने इतना हाईलाइट करवा दिया, इतने पढ़ने से ही पता लग जाएगा। आगे चलते हैं। इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट मस्ट बी इन काइंड, हाँ ये बात भी जरूरी है। बेनिफिट कैश में होना जरूरी है, काइंड में होना जरूरी है, ये बस बेनिफिट होना जरूरी है। सिर्फ बेनिफिट होना जरूरी है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। तो बेनिफिट होना जरूरी है, चाहे कैश में है चाहे काइंड में है, कैसा मर्जी हो। देखो लिख रखा है साफ साफ क्लियर शब्दों में कि टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेदर द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन कैश और काइंड, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, बस बेनिफिट होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड इज ऑल्सो पॉसिबल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि टीडीएस जो है वो पार्टली कैश में हो पार्टली काइंड में हो, स्टिल टीडीएस नहीं सॉरी अपना बेनिफिट, स्टिल जो है क्या करना पड़ेगा, स्टिल जो है क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। Is there any requirement to deduct TDS when the benefit or product is in the form of capital asset? Wow, मतलब ऐसा भी है क्या कि मान लो कुछ गिफ्ट किया हो, कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दी हो, गाड़ी गिफ्ट कर दी, गाड़ी तो वैसे कैपिटल एसेट नहीं है, शेयर गिफ्ट कर दिए मान लो, गोल्ड गिफ्ट कर दिया मान लो, तो क्या तब भी टीडीएस काटना पड़ेगा? यस। देखो क्यों नो, क्यों नो, क्यों नहीं भाई, नो क्यों? फर्क नहीं पड़ता क्या गिफ्ट किया है, टीडीएस काटना पड़ेगा। देखो लिख रखा है there is no requirement to check whether the perquisite is taxable in the hands of recipient, taxable है नहीं है कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इट कैन बी कैपिटल एसेट, लाइक कार भी हो सकती है, लैंड भी हो सकती है, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, जो भी गिफ्ट होगा बस हम तो टीडीएस काट लेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्या गिफ्ट किया। ठीक है बच्चे, कौन सा बच्चा कह रहा था कि भाई अपना कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दो टीडीएस नहीं कटेगा? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि गिफ्ट कुछ मर्जी करो टीडीएस काटना है, बिल्कुल काटना है भाई। बेनिफिट घुमाने लेके जा रहे हैं सिंगापुर में तब भी टीडीएस कट रहा है, वो कोई कैपिटल एसेट है? तो कुछ भी आप बोलते हो यार, तो वो चीज उसको टैक्सेबल होगी नहीं होगी आपको देखना ही नहीं है, आपको सिंपल सी बात है टीडीएस काटना है। आगे, लोन वेवर बाय द बैंक, क्या इसको भी हम परक्विजिट मानेंगे? लोन वेवर क्या होता है भाई? जैसे क्या कहते हैं, मान लो मैं बैंक का लोन नहीं देता, बैंक वाले नोटिस भेजेंगे, लेकिन फिर जो है क्या कहते हैं मैं जिद्दी हूं नहीं देता, तो फिर उन्होंने माफ कर दिया कि ठीक है चलो काचे काटो, तो मान लो ऐसे ऐसे लोन माफ कर दिया जाता है। तो क्या लोन का माफ करना ये भी बेनिफिट माना जाएगा? क्या इसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा? तो ऐसे तो वो तो चलो ठीक बात है, लोन तो दे ना, टीडीएस कहां से देगा, लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट कहती है ना यार यहाँ पे तो बैंक बहुत ही समस्या में पड़ जाएंगे। तो देखो क्या लिख रखा है कि लोन जो है वेव्ड बाय द बैंक, लेकिन इधर बैंक की बात हो रही है, आप दोस्तों में लोन माफ कर दोगे वो तो क्या पता टीडीएस काटना पड़ जाए, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन सिर्फ बैंक के लिए है। अंडर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या होता है, ये मैंने भी, मेरा 5 लाख का लोन था, इंटरेस्ट बन बन के 12 लाख हो गया, और मैंने फिर 7 लाख में निपटारा किया था, तो 5 लाख उन्होंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो इसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। तो वुड कॉन्स्टिट्यूट इनकम अंडर द हेड रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो इसको हम इनकम तो मानेंगे। तो लिख रखा है वुड कॉन्स्टिट्यूट इनकम, ये रिसीविंग पर्सन की इनकम माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको समझना चाहो तो मान लो बैंक ने एनएम सर का लोन माफ कर दिया, तो मैंने पहले लोन लिया क्या कहते हैं, और वो 5 लाख प्लस के इंटरेस्ट लग के हो गया 7 लाख रुपए, टोटल हो गया 12 लाख रुपए, और फिर मैंने उनको कहा कि ये लो 7 लाख रुपए और काचे काटो, और वन टाइम सेटलमेंट, ये सेटलमेंट हो गई फुल एंड फाइनल। तो उन्होंने मेरे को 5 लाख माफ कर दिए, 5 लाख माफ कर दिए, तो ये 5 लाख मेरी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ये मेरी इनकम बन जाएगी पीजीबीपी की।
अब बच्चे कहेंगे सर 5 लाख की इनकम कैसे बन जाएगी बीजेपी, क्योंकि सीजेशन ऑफ लाइबिलिटी मैंने कराया था सेक्शन, वहां पर 41 सेक्शन था सीजेशन ऑफ लाइबिलिटी। हाँ, पर्सनल लोन में नहीं, दूसरे किसी लोन में। अगर मान लो मेरे बिजनेस का लोन है तब की बात हो रही है, ठीक है, तो मेरी इनकम बन जाएगी। देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो आगे बोलता है हाउ इट हैज बीन क्लैरिफाइड, तो ये क्लैरिफाई किया गया है कि वन टाइम लोन सेटलमेंट विद द बोरोवर्स और विद द बोरोवर बाय द फॉलोइंग, तो टीडीएस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बच्चे, नहीं लगेगा, चाहे मेरी इनकम क्यों ना बन जाए तब भी टीडीएस नहीं लगेगा। 194 आर। तो मैंने ये बोला कि ये 1 2 5 4 5 9 9 10, ये 10 लोग ऐसे हैं जिनको लोन माफी के केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से लोन माफी के केस में 194 आर नहीं लगेगा, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वो 10 लोग कौन से हैं? वो 10 लोग ये बैंक है प्लस के कुछ और लोग हैं, तो टोटल 10 लोग हैं। इन 10 लोगों को जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये 10 लोग कौन से हैं? पहला है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक लोगों को लोन देने वाली इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड वगैरह, शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई नहीं, अपना ये हो गया एसबीआई वगैरह वगैरह जितने बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जो अपने मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं, कोई एग्रीकल्चर का बैंक है, कोई अपना फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट की कोई कॉरपोरेशन है, या फिर ये स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, कोई एनबीएफसी कंपनी है। तो कुल मिला के अपने को सिंपल समझना है कि किसी राम श्याम सीता गीता से लोन लोगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा और उसका लोन माफ कर दोगे तो। लेकिन अगर किसी बैंक से या कोई अच्छी सी बॉडी है, एनबीएफसी कंपनी है, तो इस तरह के वो लोग हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया या कोई रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कोई मतलब बड़े बड़े नाम है, तो फिर जो है अपना टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है लोन माफी के केस में। जी, बिजनेस की इनकम मानी जाए या ना मानी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें यहां पर सेक्शन पढ़ना है 194 आर, कि 194 आर अप्लाई नहीं होगा। रेसिपेंट को वो इनकम मानी जाए नहीं मानी जाए उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे बता देता हूं कि अगर उसका बिजनेस लोन है तो इनकम मानी जाएगी, लेकिन कोई प्रोफेशनल पर्सनल लोन है वो इनकम थोड़ी ना मानी जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मींस कैसे पता चलेगा बेनिफिट कितने का है। मान लो एप्पल कंपनी ने एक आईफोन गिफ्ट कर दिया, चलिए शुरू करते हैं को टेक्निकल गुरुजी को। तो टेक्निकल गुरुजी को एक आईफोन गिफ्ट कर दिया कि भाई तू ये आईफोन 15 प्रो आया है और इसको फटाफट से रिव्यू कर, रिव्यू करके हमारी तारीफ कर दे कि क्या गजब कैमरा है, नाइट लाइफ में तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको जरूर खरीदना चाहिए, इस तरह से आप रिव्यू कर दो और बढ़िया सी वीडियो आप डाल दो। तो फिर जो है क्या होगा, अब उसको वो जो अपना आईफोन दिया गया है वो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल भी होगा उसको वो आईफोन, और साथ में जो है क्या कहते हैं वो 194 आर में टीडीएस भी काटना पड़ेगा। तो 194 आर में टीडीएस काटना पड़ेगा। द क्वेश्चन अराइज इज कि टीडीएस किस अमाउंट पे काटे। आईफोन वाले लोगों को तो वो बेचते हैं 1.5 लाख रुपए का, लेकिन उसकी कॉस्ट आती है मान लो 50,000 रुपए। तो बताओ फिर किस पे काटे, 50,000 पे काटे या 1.5 लाख पे काटे। तो यहां गवर्नमेंट ने लिख दिया, देखो क्या लिखा है कि बेनिफिट परक्यूजिट प्रोवाइडेड प्रोवाइडर हैज परचेज्ड। अगर आईफोन वालों ने कोई चीज खरीद कर गिफ्ट की है फिर तो सिंपल बात है, क्या लेना है, परचेज प्राइस। जैसे कि मान लो आईफोन वालों ने टेक्निकल गुरुजी को भेज दिया कहां पर, आइस केयर नहीं बेटे, मान लो दुबई घूमने के लिए भेज दिया, उसको बोला कि चल दुबई घूमने जा, ठीक है, मान लो दुबई घूमने भेज दिया। तो अगर दुबई घूमने भेज दिया तो दुबई का पूरा ट्रिप जो है उस पर कितने पे टीडीएस काटे, क्योंकि दुबई का जो ट्रिप है वो उसने खरीदा होगा, आईफोन ने, आईफोन वाली कंपनी एप्पल ने वो ट्रिप कहीं से खरीदा होगा, कहीं से किसी एजेंट को पैसे दिए होंगे ट्रैवलिंग के, उसके बाद फिर होटल के सब पैसे दिए होंगे। तो जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वही हम मान लेंगे, उतना ही बेनिफिट है और उतने पे टीडीएस काट देंगे। तो जितना कॉस्ट टू द कंपनी आ रही है जो परचेज प्राइस है उसका वही मान लेंगे। लेकिन अगर ये लिख रखा है कि बेनिफिट प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर्स, अगर वो कंपनी खुद ही बनाती है,
जैसे आईफोन तो खुद ही बनाती है, तो खुद बनाती है तो फिर कॉस्ट प्राइस नहीं लेना, फिर जो है जो कस्टमर को आप चार्ज करते हो वो वाला प्राइस देना है। तो अगर आई एप्पल कंपनी आईफोन गिफ्ट करती है तो सेलिंग प्राइस लेना है, और एप्पल कंपनी अगर उसको ट्रिप गिफ्ट करती है तो ट्रिप ट्रिप का जो भी कॉस्ट आएगी वो लेनी है। तो मतलब जो चीज आप खरीद कर गिफ्ट कर रहे हो वो तो खरीदने का भाव देना है, और जो चीज आप क्या कहते हैं अपना बनाकर बेचते हो उसमें फिर सेलिंग प्राइस लेना है। जी। हाँ, एक मिनट, जीएसटी वुड नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ, जीएसटी पे नहीं लगेगा। मान लो आईफोन 1.5 लाख का है तो 1.5 लाख में तो 18% जीएसटी भी होता है। तो एक 40 एक 30 का आता है प्रो वाला मॉडल, तो एक 30 या एक 20 के अंदर जो है 18% जीएसटी हटा दो, 1.18 डिवाइड करके देखना कितना आ गया। एक 27 कहां से हो गया यार, एक 30 डिवाइड बाई 118%, 1,10,000 समथिंग आ गया। तो 1,10,000 पे क्या कटेगा, टीडीएस। तो 1,10,000 पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप। एक तरह से गिफ्ट हो गया, तो किस पे काटे हैं फिर। बनाने में कॉस्ट हो तो क्या देगा, बनाने में तो फ्री में बनाया है, ये कहेगा 50,000 में बनाया है, तो क्यों, उस बंदे को बेनिफिट कितना हो रहा है, बंदा मार्केट से खरीदने जाता तो इतने रुपए पड़ते उसको, बंदा तो बेनिफिट, टेक्निकल गुरुजी वाला मार्केट से आईफोन खरीदने जाता तो 1,30,000 का पड़ता, तो 1,30,000 पे काटना चाहिए, उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है। उस जो बंदे को हम गिफ्ट दे रहे हैं या सिंगापुर की ट्रिप ऑफर कर रहे हैं उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है वो देखो ना आप। मैनी टाइम्स, हाँ जीएसटी लगना चाहिए, बात आपकी ठीक है, बट जीएसटी गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अलग से गवर्नमेंट को मिल ही रहा है, तो उस पर नहीं गवर्नमेंट कह रही। मैनी टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वही वाली बात आ गई जो मैं इतनी देर से एग्जांपल दे रहा था टेक्निकल गुरुजी का, इज गिवन अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दिया जाता है उसको ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे कि आईफोन, तो हम ये एग्जांपल कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट दिया जाता है यानी कि आईफोन, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि अपना टेक्निकल गुरुजी, तो ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सो दैट ही कैन यूज दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करेगा एंड मेक ऑडियो वीडियो, वीडियो बनाएगा, तो वीडियो बनाएगा टू स्पीक अबाउट दैट प्रोडक्ट इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में उसके बारे में बोलेगा। इज द प्रोडक्ट गिवन टू द इन्फ्लुएंसर अ बेनिफिट, क्या ये बेनिफिट है, द आंसर इज यस एंड नो। अगर परमानेंट दे दिया है तो बेनिफिट है, और अगर कहा कि ये ले बेटे वीडियो बना वापस कर दे तो फिर बेनिफिट नहीं है। जैसे ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे, गाड़ी कंपनी, गाड़ियों वाली कंपनी क्या करती है, गिफ्ट नहीं करती गाड़ियां, मोबाइल वाली तो कर देती हैं, क्योंकि मोबाइल कितने का आता है, 50,000 1 लाख, ठीक है गिफ्ट कर दिया। लेकिन गाड़ी तो भाई 25 लाख की भी आती है, 50 की भी आती है, वो गिफ्ट थोड़ी ना करेंगे। उसमें बोलते हैं कि तुम 500 किलोमीटर चलाओ, कहीं घुमाओ ट्रिप पे और फिर वापस कर देना, तो उस केस में फिर टीडीएस नहीं कटेगा, फिर कोई जो है क्या कहते हैं अपना परक्यूजिट नहीं है। तो देखो यहां पर क्या बोलता है, तो इन केस बेनिफिट लाइक कार, मोबाइल, कपड़े भी आते हैं, कॉस्मेटिक्स भी, इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न टू द कंपनी, अगर प्रोडक्ट वापस कर दिया जाता है, अगर प्रोडक्ट वापस कर दिया जाता है आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब जो भी काम करना था उसको यूज करने के बाद प्रोडक्ट वापस कर दिया जाता है, तो 194 आर नहीं लगेगा। भाई जब प्रोडक्ट वापस कर दिया मेरे को क्या बेनिफिट है भाई, टेक्निकल गुरुजी ने अपना मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाई और वापस कर दिया, कोई बेनिफिट नहीं है। बट इफ द प्रोडक्ट इज रिटेन्ड, वो रखा जाता है उसके पास, तो 194 जो है आर लग जाएगा, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। हाँ, कितनी लाइन है यहां तक, कोई बात नहीं, एक ही मतलब बात है, लिख लो, हाँ लिख लो कोई बात नहीं, तो इतना लिख दो जितना मैं हाईलाइट करता हूं, इफ द प्रोडक्ट इज रिटेन्ड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आर, बस आगे चलते हैं।
हाँ जी बच्चे, परचेज प्राइस पे हमने जो जीएसटी पे किया होगा वो लेना है, वो तो लेना ही पड़ेगा भाई, आपको टोटल प्राइस परचेज प्राइस लेना है, ठीक है। हो गया बच्चे? तो हाँ जी, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर काइंड में है परक्यूजिट, अगर परक्यूजिट है काइंड के अंदर, ठीक है, या फिर पार्टली इन काइंड है पार्टली इन कैश है, एंड द कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट टीडीएस। इसका मतलब समझते हो? कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट टीडीएस, कि मान लो भाई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जो बेनिफिट दिया गया है वो दिया गया है एक तो मोबाइल, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1,20,000, और एक दिया गया है कैश जो है 10,000 रुपए का। ये दोनों चीजें एप्पल ने क्या कहते हैं अपना दे दी। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी को, ठीक है। तो ये हो गया बेटे। अब आपको ये बात बतानी है कि 1,30,000 रुपए टीडीएस कटेगा। टीडीएस ऑन 1,30,000 कितना बनता है? इंटू में 10%, 13,000 बनता है। बट कैश इज नॉट सफिशियंट कि पूरा कवर कर सके। आप कैश पूरा का पूरा रख भी लोगे ना, फिर भी जो है सिर्फ क्या कहते हैं 3,000 फिर भी बच गए। तो इफ द कैश इज नॉट सफिशियंट, तो मैंने एग्जांपल बनाया कि क्या मतलब है कैश इज नॉट सफिशियंट। तो ये मतलब है कैश इज नॉट सफिशियंट। बताओ समझ आ गया क्या बेटे? ये नहीं समझ आया? बच्चे, एप्पल कंपनी ने टेक्निकल गुरुजी को ये गिफ्ट दिए, ये समझ आया है? किसको समझ नहीं आया? पहले तो ये बताओ ना, ताकि उससे बात की जा सके। हाँ बच्चे, तो 1,30,000 रुपए का गिफ्ट दिया, ठीक है। अब 1,30,000 के ऊपर टीडीएस कितना लगता है? 10%, यानी कि 13,000 लगता है। तो 13,000 रुपए टीडीएस लगता है। अब एप्पल कंपनी को इस टोटल गिफ्ट में से 13,000 रुपए काटने हैं। तो 13,000 रुपए कैसे काटे? मान लो 10,000 रुपए का जो कैश है वो दे ही ना उसको, एक तो वो कट गए, फिर भी 3,000 तो बच गए ना। वो 3,000 कहां से काटे? मोबाइल में से कैसे काटे भाई? मोबाइल में से क्या उसका कैमरा निकाल के दे दे? तो मोबाइल में से कैसे काटे? तो मोबाइल में से डिडक्ट करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं इफ द कैश इज नॉट सफिशिएंट टू डिडक्ट द टीडीएस। अब ये बात समझ आई है? ठीक है। और किसको डाउट है? तो अब समझ आ गई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये बात है भाई कि कैश इज नॉट सफिशिएंट टू डिडक्ट टू मीट द टीडीएस। अब आगे जो है बेटे ये लिखा हुआ है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर। अब उसको क्या करना पड़ेगा? जो एप्पल कंपनी है इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि टेक्निकल गुरुजी टैक्स भरता है। तो मैंने तीन तरीके बताए थे, या तो क्या कर दो ग्रोसअप कर दो, या फिर क्या कर दो, या फिर अपना उसको कहो कि एडवांस टैक्स भर के आए। एडवांस टैक्स भर के आएगा, वो रिसीट देगा आपको, एडवांस टैक्स की रिसीट देगा आपको, और उससे एक फॉर्म साइन करवा लो डिक्लेरेशन कि हाँ उसने एडवांस टैक्स भर दिया है। ठीक है, इस तरह से चीजें हैं। या फिर उसको कहो कि भाई कैश वापस लेकर आए। तो देखो क्या लिखता है। तो यहां पर जो है अगर इन काइंड में है या फिर सफिशिएंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने टैक्स पे कर दिया है। कैसे पे कर दिया है? इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के रूप में पे कर दिया है। और डिडक्टर में रिलाई ऑन द डिक्लेरेशन। मतलब क्या? टेक्निकल गुरुजी को क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल गुरुजी को गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? 3,000 रुपए का जमा कराना पड़ेगा एडवांस टैक्स। और एप्पल कंपनी जो है क्या करेगी? उसका कैश काट लेगी 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए तो इस टीडीएस को कैसे पूरा करेंगे? 10,000 रुपए तो कैश काट लिया और एडवांस टैक्स भरवा दिया कितना? 3,000 रुपए। और साथ में एप्पल कंपनी क्या करेगी? इससे एक डिक्लेरेशन ले लेगी जिसमें लिखा होगा कि उसने जो है ऐसे ऐसे अपना एडवांस टैक्स जमा करा दिया है। तो डिक्लेरेशन ले देगी, ये वाला काम होगा। तो देखिए इधर क्या लिख रखा है।
डिक्लेरेशन ले लेगी विद कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट, चालान चालान ले लेगी उससे, और ये जो है फिर अपना पैसे दे सकती है। तो हाँ जी, तो ये बात है बस, ठीक है जी। एक मिनट, एक ये 26 क्यू जो है ना, 26 क्यू, ये जो 26 क्यू है, ये सेक्शन, ये तो फॉर्म का है, अपना जो रिटर्न जाती है टीडीएस की, उसका है, याद करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अदर ऑप्शन। ऑप्शन ये है कि जो डिडक्टर, जो बेनिफिट प्रोवाइडर है, बेनिफिट प्रोवाइडर क्या कर सकता है, खुद ही जमा करा सकता है गवर्नमेंट को, और खुद ही जमा कराएगा तो फिर ग्रोस अप करना पड़ेगा। तो मैं डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194 पे टू द गवर्नमेंट, द टैक्स शुड बी डिडक्टेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द टैक्स पेड बाय हिम इट आल्सो बेनिफिट। कहने का मतलब ग्रोस अप करना पड़ेगा, इस लाइन का मतलब ये है कि ग्रोस अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके मैं डाउट सुनने को तैयार हूं। दो ऑप्शन दे रखे हैं, नंबर 1 ऑप्शन ये है, नंबर 2 ऑप्शन ये है। या तो इस तरह से डिक्लेरेशन ले लो या फिर ग्रोस अप कर लो। बताओ अब क्या पूछना चाह रहे हो। 194 बी में भी यही था, बट वहां पर उसने डिटेल दी नहीं थी। 194 बी के भी एफएक्यू होते हैं, ये 194 आर का सेक्शन नहीं है। सेक्शन तो मैं करा चुका, ये गवर्नमेंट बेवकूफ है, इसके एफएक्यू डाल दिए। एफएक्यू तो हर सेक्शन के हैं भाई, किस किस के पढ़ेंगे। 194 जे के भी हैं, सी के भी हैं, आई के भी हैं, बीबी के भी हैं, बी के भी हैं, बट इसने डाल दिए सिर्फ आर के। हाँ जी, हाँ वही, लॉटरी के केस में भी सेम ही होता है कि या तो उससे कैश मंगवा लो, या उससे एडवांस टैक्स भरवा दो, या फिर क्या कहते हैं अपना जो है ग्रोस अप कर दो। ठीक है, तीन ही तरीके हैं, यहां पर भी वही लिख रखे हैं, बट मैं वही बता रहा हूं कि 194 आर को उसने डिटेल में दे दिया, पता नहीं क्या ऐसी मंशा जागी अपना गवर्नमेंट के, यानी कि आईसीआई के। हाँ वो सो रही थी तो मैंने कहा जाग जाए, ये वाली मन। तो कोई बात नहीं, यश बेटे बुरा नहीं मानते, ठीक है, आगे चलो। तो नेक्स्ट बताइए भाई, और क्या डाउट है, बच्चे शांत, और क्या डाउट है। हाँ पता था। क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, 10 12 है बेटे, 12 क्वेश्चन सारे करने हैं, ये तो दो क्वेश्चन रह गए। कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी एंड डिडक्टेड टैक्स ऑन द बेनिफिट 194 आर। कंपनी ए ने क्या किया, एक कार गिफ्ट कर दी, जैसे मान लो कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस, ठीक है, चलो औकात नहीं है, थोड़ी सस्ती ले आते हैं, कंपनी का नाम है मारुति। मारुति ने भाई एक नई कार आई है जिमनी, ऐसा है ना, नई कार आई है जिमनी, ठीक है। तो उसका एक डीलर है, मान लो मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल, ठीक है, उस डीलर को ये कार गिफ्ट कर दी, तो ये गिफ्ट कर दी, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और डीलर बी यूजेस दिस कार इन द बिजनेस, भाई सुन लो ये चीज, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पूछ सकता है, मैं होता पेपर तो ये वाला पॉइंट बनाता, क्योंकि इसमें दो पॉइंट आते हैं, डेप्रेशन भी बीच में आएगा। डीलर बी यूजेस दिस कार इन हिज बिजनेस, डीलर बी क्या करता है, इस कार को यूज करता है बिजनेस में। तो ये गिफ्ट मिला, और गिफ्ट उसने जो है क्या कहते हैं अपना उठाकर बिजनेस में एक एसेट बना लिया, बिजनेस यूज कर रहा है। बिजनेस यूज कर रहे का मतलब वो इसके ऊपर क्या क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तो बात आती है कि सर ब्लॉक में कितने पे ऐड करे, ब्लॉक में कितने पे ऐड करे, कितने पर, किस पे करेंगे, ग्रोस अमाउंट कौन सी, किसकी वैल्यू है, उसने तो फ्री में लिया है एक गिफ्ट, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये बोलता है कि भाई विल ही गेट द डिडक्शन ऑफ डेप्रेशन, क्या उसको डेप्रेशन मिलेगा, क्या डेप्रेशन क्लेम कर सकता है, ये वाली बात बोलता है। तो ये बोलता है कि भाई जो टीडीएस भी तो कटा होगा, तो यहां पर पहली बात तो ये है इस गिफ्ट के ऊपर 194 आर में टीडीएस कट गया होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बी हैज इंक्लूडेड हिज बेनिफिट इन द इनकम,
तो एक तो टीडीएस कट गया होगा, दूसरा बी को ये इनकम माननी पड़ेगी क्योंकि बिजनेस में है। तो यही जो गिफ्ट है वो गिफ्ट पहले तो बी को क्या करना पड़ेगा, इनकम मानना पड़ेगा अंडर सेक्शन 28। वो इनकम मानना पड़ेगा। इनकम मानेगा उसकी एफएमवी, इनकम उतनी मानेगा जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो इनकम मानेगा। और जब इनकम मानेगा तो वही चीज वो किस में ऐड कर सकता है, एक्चुअल कॉस्ट। तो वही चीज उसकी डीम्ड दैट, वो वही चीज उसकी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और फिर उसको क्या मिल जाएगा, डेप्रेशन मिल जाएगा। तो वही एफएमवी जो है क्या कहते हैं, आप अपना ब्लॉक में ऐड कर सकते हो, वही एफएमवी अपना ब्लॉक में ऐड कर सकते हो, वही आपकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये था बेटे, अच्छा प्रोविजन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बट पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, वो तो रब ही जाने, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में 194 आर आ चुका, अब क्या पता रिपीट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद दोबारा बता देते हैं, मारुति जो है क्या कहते हैं, अपना मान लो किसी भी बंदे को जो है, अपना किसी बंदे को नहीं, अपने डीलर को या किसी को भी, वैसे मान लो मेरे को गिफ्ट करती है, मेरे को एक गाड़ी गिफ्ट करती है, जिमनी गाड़ी जो उसकी आती है, या कोई और गाड़ी गिफ्ट करती है। तो कोई भी गाड़ी, एक फ्रोंक्स गाड़ी भी आई है उसकी नई, तो वो जो है क्या कहते हैं, गिफ्ट करती है। मारुति 800 तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो मान लो गिफ्ट करती है, फ्रोंक्स गाड़ी गिफ्ट करती है। तो वो गाड़ी बेटे 10 लाख की है मान लो, तो 10 लाख रुपए की गिफ्ट करती है, एफएमवी उसके 10 लाख है, और मेरे 10 लाख के ऊपर क्या कट चुका है, टीडीएस। और वही 10 लाख पहले मैं तो कहां दिखाऊंगा, सेक्शन 28 में मेरी इनकम बन जाएगी, पेंडल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और फिर वही 10 लाख रुपए के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, उसको ब्लॉक में ऐड करके उसके ऊपर डेप्रेशन क्लेम कर सकता हूं। बात समझ आती है बेटे? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, डबल बेनिफिट क्या हुआ, वो मेरी इनकम भी तो बनी है, पहले उसके ऊपर टैक्स भरा है, अब उसके ऊपर डेप्रेशन क्लेम कर दूंगा। 50,000 का बेनिफिट कौन सा ले गया मैं, वो तो आगे सारा मिलेगा ही। जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तब भी ऐसे होता है, आप 10 लाख रुपए गाड़ी के पे करके आते हो, फिर उसका डेप्रेशन क्लेम करते रहते हो, तो सेम ही बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे 10वां क्वेश्चन, 194 आर, ये बताया था मैंने, ये मैंने बताया था, ये पॉइंट भी यूज हो सकता है, हुआ नहीं है अभी तक। मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई से ये प्रोविजन आया है, 1 जुलाई से पहले नहीं आया। तो अब बात आती है कि 1 जुलाई से पहले की जो चीजें होंगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बात है। और फिर मान लो 1 जुलाई से पहले ही गिफ्ट मिल चुका 15,000 का, 1 जुलाई के बाद गिफ्ट मिलता है 10,000 का, टोटल हो गया 25,000 का। टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा, ये बाद वाला काउंट करेंगे या टोटल काउंट करेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000 इज विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, ये जो 20,000 की थ्रेशोल्ड है ये पूरे साल की है, पूरे साल की, तो इसीलिए जो है शुरू वाला भी काउंट करेंगे। देखो क्या बोलता है, तो हमें क्या करना है कि बेनिफिट जो है हाँ, तो हमें बेनिफिट काउंट करने हैं 1/4 से। तो कहता है कि बेनिफिट जो है हैज टू बी काउंटेड फ्रॉम 1/4। हेंस इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो है एक्सीड 20,000 रुपए होता है पूरे ईयर के अंदर, और इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 30 जून तक का, 30 जून तक का जोड़कर अपना जो है हमें 20,000 चेक करना है, तो आपका 194 आर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल करके बताता हूँ कि मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है पारस, और एक उसके टीचर है जिसका नाम है एनएम। तो कंपनी पारस जो है एनएम की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होकर और उनको एक गिफ्ट करना चाहती है। तो पारस कंपनी मान लो कोई सस्ती चीज बताओ बेटे, कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं रिक्शा गिफ्ट करना चाहती है, ईयरबड्स गिफ्ट करना चाहती है, चलो ठीक है भाई, एयरपोर्ट्स गिफ्ट करना चाहती है। तो 19,000 रुपए के एयरपोर्ट्स आते हैं, वो मेरे को गिफ्ट किए, मान लेते हैं 1 जून को, 1 जून 2022 को 19,000 के जो है एयरपोर्ट्स गिफ्ट किए। बताओ क्या इसके ऊपर टीडीएस कटेगा? नालायक है सारे के सारे, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, हाँ 20,000 से नीचे है। ठीक है, और फिर जो है क्या कहते हैं, दोबारा से परफॉर्मेंस अच्छी करी मैंने अगले बैच में भी, और फिर से कुछ और गिफ्ट किया। अब और क्या गिफ्ट किया बेटे आप बताओ? घड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है, वॉच गिफ्ट कर दी। बेटे ये वॉच कितने की है? 20,000 से महंगी है, सस्ती चीज बताओ। 5 लाख वाली नहीं बेटे, सस्ती चीज बताओ। चप्पल। तो जूते गिफ्ट किए, हाँ चश्मा भी करेंगे बेटे, पहले जूते गिफ्ट किए। जूते कहते हैं कि भाई तुमने रिजल्ट में अच्छा खाया तो पहन लेना,
और अच्छा ना आया तो इसको अपने मुंह पे मार लेना, ठीक है। तो जूते गिफ्ट किए, मान लो 10,000 रुपए के जूते हैं, ठीक है। मैं बेटे पहन के आए हुए देखो, 10,000 के जूते हैं मान लो, ठीक है। तो 1/22 को अब ये जूते गिफ्ट हुए हैं, मान लो 1 अगस्त 22 को। अब बात ये आती है कि इसके ऊपर डिटेल्स लगेगा। बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं लगेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं लगेगा। भाई आप ये बताओ, टोटल 19 और 10 29 काउंट करूं या 1 जुलाई के बाद के गिफ्ट्स? हाँ, 29 काउंट होगा, 29 काउंट होगा। क्योंकि बोलता है कि जो 20,000 की लिमिट है वो इन फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1/4 से। तो टोटल जो है यहाँ पर जो है अपना कितने गिफ्ट मिल चुके हैं, तो गिफ्ट मिल चुके हैं 29,000 रुपए के। तो ये हो चुके हैं एक्सीडिंग 20,000 रुपीज। तो यहां पर टीडीएस इज एप्लीकेबल, टीडीएस इज एप्लीकेबल। बट द क्वेश्चन इज कि टीडीएस कितने पे कटेगा? बट टीडीएस जो है क्या कहते हैं, शुरू वालों पे नहीं कटेगा, क्योंकि उस टाइम भी सेक्शन अप्लाई ही नहीं होता था। सर फिर उसका फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ बस उसने लिमिट एक्सीड करवा दी, ठीक है। तो टीडीएस लगेगा 10,000 रुपए का जो है 10%। इतने का जूता नहीं, इतने के टीडीएस ले लिया। तो इस तरह से जो है ये आंसर आएगा। तो बेटे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही मजाकिया फनी क्वेश्चन है, बट फनी फनी क्वेश्चंस में तुम्हारा कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नोट करना है किसी को, कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 12, ठीक है बेटे आपका ये लास्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। भाई क्वेश्चन नंबर 12 करो, ठीक है। वेदर इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, बहुत आसान है बच्चे। बोनस शेयर इशू करना, क्या इसको भी आप बेनिफिट मानोगे? द आंसर इज नो। ये बेनिफिट टू है, बेनिफिट तो है शेयर होल्डर को, बट इस पे थोड़ी ना टीडीएस काट लोगे। बोनस शेयर इशू करना, राइट शेयर इशू करना, इनके ऊपर जो है क्या कहते हैं अपना नहीं कटना चाहिए। देखो क्या बोलता है, बोनस शेयर की बात करता है पहले। बोनस शेयर इशू टू ऑल द शेयर होल्डर बाय द कंपनी, तो इसलिए जो है डज नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होता। ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं, डज नॉट चेंज, कुछ भी अपना चेंज नहीं होता है। तो जो बोनस शेयर की कॉस्ट भी नील मानी जाती है कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम, कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज टेकन एज नील फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसीलिए कोई बेनिफिट नहीं है और कोई भी जो है क्या कहते हैं अपना नहीं टीडीएस काटा जाएगा। ऑल्सो राइट शेयर्स में भी सिमिलर हमने इंटरप्रिटेशन निकाली, तो कहता है सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड, सेम बातें हमने राइट शेयर में की। तो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो 194 आर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर, दोनों ही केस में नहीं काटने की जरूरत है। और हाँ, तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं अपना कोई टीडीएस नहीं कटेगा जी। ये बोलता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर मेंशन इन द, अच्छा ये तो आप काट सकते हो ये वाली बात तो। हाँ जी बताइए बाकी क्या कहना चाह रहे हो? हाँ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में भी सेम होगा। पब्लिक कंपनी में लिख रखा है, हालांकि प्राइवेट में भी सेम होगा, कोई बेनिफिट थोड़ी ना मिलता है, बोनस शेयर से क्या हो जाता है। हाँ, बोनस शेयर तो देते ही ऑल को है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को बोनस दे दिया किसी को नहीं दिया। मेरे पास शेयर है तो मेरा राइट है, बोनस तो मिलेगा मिलेगा। तो इसमें ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट फिर आपको करा देता हूं मैं बाद में, ठीक है।
अच्छा अच्छा, वो भी बचा होगा यार, क्या कहते हैं अपना, ये तो मैंने करा ही दिया है। ये तो वो वाला सेक्शन है जो अपना LRS वाला, जो टीसीएस, टीसीएस जो लिख रखा था 1G, अमिताभ जी, अमित जी, ठीक है, वो वाला सेक्शन है। वो बोला था मैंने जो, हाँ जॉर्ज का टीसीएस नहीं कटेगा, वो इंडिया में आया है, ठीक है, तो ये लिख रखा है यहीं पे कि ये सेक्शन जो है वो वहां करवा दिया, नॉट एप्लीकेबल टू द एनआर, जिसका इंडिया में कोई रेजिडेंट ना हो, कोई अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ना हो, तो ये वहीं पर मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, तो यहाँ जो है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन क्रॉस दैट। बट एक अमेंडमेंट और आई थी, वो जो है क्या कहते हैं, अभी पता नहीं, इसमें तो नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूं, और इतने आप ब्रेक कर लो, मैं इतने वो देख लेता हूं। 5 मिनट का ब्रेक है आपका। तो बच्चे, अपना अटेम्प्ट है नवंबर 23, नवंबर 23 के लिए इनकम टैक्स में सिर्फ एक अमेंडमेंट है, पूरे के पूरे टैक्स में, पूरे टैक्स में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, और वो एक अमेंडमेंट कौन सी है, वो एक अमेंडमेंट मैं इधर ही लिखवा देता हूं, वो नोट कर लो, ठीक है, रिटर्न चैप्टर में है। तो एक अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट क्या है, वो एक अमेंडमेंट है, और वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था रिटर्न चैप्टर की, आधार और पैन लिंक करवाने की लास्ट डेट बताई थी मैंने, 31/3/22, ये डेट थी आधार और पैन लिंक कराने की, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा इसके बाद भी लिंक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है पेनल्टी लगती है बस, तो इसके बाद आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी टू लिंक। हाँ 500 थी, वो डेट जा चुकी ना बेटे, ठीक है, वो डेट जा चुकी। अब अपने सिलेबस में सिर्फ 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने लिंक ना करवाया, अगर आपने कब तक लिंक ना करवाया, तो अगर आपने 1 जुलाई 2023, यानी कि चलते 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 गवर्नमेंट को अचानक से डेट याद आई, 30/6/23, 30/6/23, यहां तक लिंक ना कराया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव कर देंगे, इनऑपरेटिव नया वर्ड यूज किया है, इनवैलिड नहीं, इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव मतलब कि हम ये मानेंगे कि वो चलता नहीं है, वो 2,000 का नोट की तरह बंद हो चुका है, ऐसा तो नहीं, इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर वो इनऑपरेटिव हो गया तो अब क्या होगा, कोई चक्कर नहीं है, इसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप लिंक करा सकते हो, कैन लिंक विद पेनल्टी, वही सेम पेनल्टी है, हाँ, पेनल्टी 1,000 रुपए। फर्क ये होगा, फर्क ये होगा कि लिंक कराने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका ऑपरेटिव होगा, तो जिस दिन भी आप लिंक कराओगे, तो कैन लिंक विद पेनल्टी 1,000 रुपए, और इन 30 डेज वो वर्किंग हो जाएगा, इट विल बिकम ऑपरेटिव इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर आप जब दोगे, यानी कि लिंक कराओगे, उसके 30 डेज में ये ऑपरेटिव बनेगा, इन 30 डेज इट विल बिकम ऑपरेटिव, थोड़ा सा और है ऑपरेटिव, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि सर ऑपरेटिव, इनऑपरेटिव का मतलब क्या है,
तो इनऑपरेटिव का मतलब क्या है ये समझाया हुआ है कि इनऑपरेटिव हो जाएगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे वो बताए थे, बट इन्होंने क्या किया, पॉइंट ऊपर नीचे कर दिए बस, और कुछ नहीं। तो वो याद मत करना, उसकी जगह ये याद कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूं। कॉन्सिक्वेंस जो है बताए थे मैंने पहले भी, अब इन्होंने बस वो पॉइंट ऊपर नीचे कर दिए और कुछ इनका औकात तो है नहीं। तो पॉइंट, यही पॉइंट ऊपर नीचे कर दिए। पहला है कि रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, शेल नोट बी मेड, बस हम कट्टी हो जाएंगे, आपको रिफंड नहीं देंगे। हाँ, टीडीएस वगैरह का रिफंड शेल नोट बी मेड, जो आपको बता रहा था मैं आपको बता रहा था कि बच्चे, उस बच्चे ने क्या किया, कहा कि सर मेरी रिटर्न तो भर दो लेकिन लिंक ना करो। और रिटर्न भर के करेगा क्या, रिफंड मिलेगा नहीं उसका। सेकंड, और क्या होगा, और अगर कोई रिफंड पे इंटरेस्ट बनता है वो भी नहीं देंगे। हाँ, रिफंड पे इंटरेस्ट होता है, रिफंड जितना लेट होगा ना उस पर इंटरेस्ट होता है, वो इंटर में नहीं है अपने सिलेबस में। तो रिफंड पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन रिफंड, इंटरेस्ट ऑन रिफंड नॉट बी पेबल। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा, बस और कुछ नहीं, दो चीजें और होगी। टीडीएस, टीडीएस अरे हायर रेट से कटेगा। टीडीएस shall be deducted at higher rate specified under section 206 AA. TDS shall be deducted at higher rates। हाँ बेटे, भाई एक ये आइडिया अच्छा है। नहीं, सेक्शन अलग है ना तो अलग से लिख दूंगा। हायर रेट, हायर रेट अंडर सेक्शन 206 AA। TCS shall be collected, shall be collected at higher rate, at higher rate अंडर सेक्शन 206 CC। बस बेटे, ये अमेंडमेंट भी हो गई खत्म। ठीक है बच्चे, तो इसमें कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था ना, ना भी करवाता तो भी चल जाता। ठीक है, बस एक डेट नहीं बताई है और कुछ नहीं बताया। एक ये डेट नहीं बताई है, 30/6/23। ठीक है, हाँ बच्चे, भाई पहले ये डेट ना 31/3/23 थी, पहले ये डेट 31/3/23 थी और अब ये क्या हो गई, 30/6/23। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ मिलेंगे हम जो है अपना नेक्स्ट क्लास में।